दोस्तों नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से हॉट नॉज इंडिया टीवी एंड डिवाइन मोक्ष के सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हमारा लाइव सेशन रोज 3 बजे आ रहा है जिसका नाम है आओ ज्योतिष सीखें। उसके अंदर आज हम आपको तीसरा एपिसोड देने जा रहे हैं। 2 एपिसोडों के बारे में हमने पहले बताया है, उसी श्रृंखला की कंटिन्यूटी में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हमारी कुंडली में पड़े ग्रह 4 तरह का रिजल्ट देते हैं। उच्च ऑब्लिक नीच 100% पॉजिटिव नेगेटिव, मूल त्रिकोण +75, स्वर 50% प्लस, मित्र शत्रु ±25। अब इसको हम बड़े आराम से फार्मूलों के साथ इसको निकालेंगे। पहले हम चार्ट लेंगे उच्च और नीच का, जिसका रिजल्ट 100% पॉजिटिव और 100% नीच आता है। इस चार्ट को देखने के लिए हम +6 का फार्मूला यूज करेंगे। सबसे आपने पहले लिखना है सूरज और चंद्र का ग्रुप। सूरज और चंद्र को इकट्ठे लेना है। पहले सूरज लिखना है, फिर शनि लिखना है। अब हमने इसको याद करना है। सूरज जो है 1 नंबर राशि में उच्च का होता है, यानी इसका हिंदी में हम प्रोनाउंस करें, जिस जातक का सूरज मेष राशि में पड़ा होगा वो 100% पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मैंने अभी आपको बताया है कि +6 के फार्मूले से यदि 1 को आप याद कर लोगे कि सूरज 1 में उच्च का है तो +6 किया 7 आ गया। सूरज 7 में नीच का हो जाएगा। इसको उल्टा के लिख लो, शनि 7 में उच्च का हो जाएगा और 1 में नीच का हो जाएगा। यदि आपने एक ग्रह की राशि को याद कर लिया +6 के फार्मूले से, सूरज की उच्च राशि और शनि की नीच राशि और उच्च नीच राशियां दोनों की, मतलब एक चार्ट को याद करके दोनों ग्रहों की 4 राशियां मुंह जुबानी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह आगे के हमने सेकंड ग्रुप में गुरु और मंगल को लेना है। गुरु 4 नंबर में उच्च का होता है। इसको राउंड लगा लो और इसको याद रखना है कि गुरु 4 में उच्च का है। +6 की ये 10 नंबर में नीच का हो गया और मंगल 10 में उच्च का हो गया, 4 में नीच का हो गया। इसी तरह आप गुरु की 4 नंबर राशि को याद कर लोगे। गुरु और मंगल की दोनों उच्च और नीच राशियां, 4 राशियां एक को याद करके निकाल सकते हो। इसी तरह हम आगे के जोटे में बुध और शुक्र लेंगे। बुध जो है 6 नंबर राशि में उच्च का होता है। 6 में 6 जमा करें तो 12 में नीच का हो जाएगा। शुक्र 12 में उच्च का हो गया, 6 में नीच का हो गया। आपने सिर्फ याद क्या करना है कि बुध जो है कन्या राशि में उच्च का होता है। 6 नंबर जिसका डिजिट है, 6 में 6 जमा करो तो 12 बन गए। इसको उल्टाया, 12 और 6 हो गया। इसी तरह हम शुक्र, बुध और शुक्र की उच्च और नीच राशियां निकाल सकते हैं। आगे के ग्रुप में हमने राहु और केतु को लिखना है। आपने याद रखना है कि राहु जो है 3 में उच्च का होता है। इसको राउंड लगा के रखो। इसमें 6 जमा करो, 9 में नीच का हो गया और केतु 9 में उच्च का हो गया और 3 में नीच का हो गया। और उसके बाद चंद्र को अकेले लेना है। चंद्र जो हमारा 2 नंबर राशि वृषभ होती है उसमें उच्च का होता है। इसमें +6 करेंगे तो 8 आ गया, 8 में चंद्र जो नीच हो गया। इस तरह आप 5 राशियों को रट्ठा लगा के +6 के फार्मूले से 2-2 ग्रहों को जिनको लेना है साथ में दिमाग में रख के करोगे तो आपका फार्मूला है 5 ग्रहों को याद करके 9 ग्रहों की उच्च राशियां और 9 ग्रह की नीच राशियां, यानी कि 18 राशियों का रिजल्ट 5 राशियों को याद करके आप निकाल सकते हो। +6 के फार्मूले याद क्या करना है कि सूरज 1 में उच्च का होता है, गुरु 4 में उच्च का होता है, बुध 6 में उच्च का होता है और राहु 3 में उच्च का होता है, चंद्रमा 2 में उच्च का होता है। इन सभी को पांचों को आप याद कर लोगे, +6 का फार्मूला लगाओगे तो सभी ग्रहों की उच्च और नीच राशियां निकाल के आप मुंह जुबानी मेरी तरह जैसे मैं बोल रहा हूं आप इनको लर्न कर सकते हो। ये हमारा पहला चार्ट आ गया जिसका रिजल्ट +100% और 100% नीच होता है। दूसरा ग्रुप है, एक चार्ट हमने पहले दिन एपिसोड में बताया था, उस चार्ट को याद करके
उसके ऊपर आप और इवन राशियों को करेंगे तो आपको जो चीज का जो रिजल्ट है वो पता लग जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 8 का स्वामी मंगल है, 2 7 का स्वामी शुक्र है, 3 6 का स्वामी बुध है, 4 चंद्र है, 5 सूरज है, 9 12 गुरु है, 10 11 शनि है। ये चार्ट हमने पहले दिन एपिसोड में आपको बोला था कि इसको रट्टा लगा के रखोगे तो आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगा। इसमें सिंपल फार्मूला है, जो राशि ऑड है उस ग्रह की वो हमारी मूल त्रिकोण बन जाएगी, जिसका रिजल्ट +75 होगा पॉजिटिव, और जो इवन राशि है उसका रिजल्ट 50% पॉजिटिव होगा। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल मंगल की 1 और 8 राशि मैंने बोली है, 1 जो है ऑड है, 8 इवन है। ऑड का मतलब जो राशि 2 से डिवाइड ना हो उसे ऑड कहा गया है, जो राशि 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल पहली जो राशि हमारी 1 और 8 का स्वामी मंगल था, 1 डिवाइड नहीं होता, 8 डिवाइड होता है, इसलिए इसका मतलब हो गया मंगल किसी का मेष राशि में पड़ा होगा तो +75 रिजल्ट देगा, वही मंगल किसी का 8 नंबर राशि में पड़ा होगा तो वो 50% रिजल्ट देगा। सो आप इसी फार्मूले के साथ जो ऑड राशि है वो इसमें सिंगल राशि वाले नहीं लेने, इसमें जिस ग्रहों के पास 2 राशियां हैं वो ही इसमें लेने हैं, और इसमें जो राशि ऑड है वो 75% वाली बन जाएगी, जो राशि इवन है वो 50% वाली आपकी राशि बन जाएगी। ये हमने एक ग्रुप से दोनों ही राशियां जो है ऑड और इवन से निकाल दी। अब चौथा है मित्र और शत्रु राशि। आपको मैंने एक ग्रुप कराया था पहले दिन की क्लास में कि ग्रुपिज्म में सूरज और शनि 2 ग्रुप हैं, एक का नेता सूरज है, एक का नेता शनि है। सूरज के अंदर जितनी मेल राशियां थी और एक लेडी चंद्र ली थी, इसलिए सूरज मंगल गुरु और चंद्र ये ग्रुप हो गया। दूसरी तरफ बन गया शनि बुध शुक्र राहु केतु। ये जो ग्रह हैं आपस के ग्रुप में डील करते हैं तो +25 रिजल्ट देंगे, जब ये शत्रु में जाएंगे तो -25 देंगे। इसी तरह शनि वाले अपने ग्रुप में जाएंगे +25 देंगे, जब ये अपोजिट ग्रुप में जाएंगे तो -25 देंगे। सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है कि जो उच्च नीच वाला है वो समझ लीजिए आपके MP हैं, जो मूल त्रिकोण और स्वर वाला चार्ट था वो है MLA और ये है काउंसलर। जो MP बन गया उसको सेकंड ग्रुप में नहीं लेना, जो दोनों ग्रुप में आ जाएंगे उसको काउंसलर वाले ग्रुप में नहीं लेना। इस तरह इसकी डिवीजन को हम मुंह जुबानी कुंडली के 9 ग्रहों की राशियों का जो वर्णन है आपकी कुंडली में क्या रिजल्ट दे रहा है 5 मिनट में मुंह जुबानी आप कर सकते हो। ये था हमारे ग्रहों का खेल, जो अपना किसी की कुंडली में 100 पॉजिटिव देते हैं, किसी के 100 नीच देते हैं, किसी के 75 देते हैं। इस फार्मूले के साथ आप उस ग्रह की अपनी इंडिविजुअल टेबल में क्या कैपेसिटी है उसको आप जान सकते हो। इसके बाद हम आ रहे हैं, हमने पिछले एपिसोड में बोला था कि ज्योतिष रूपी मशीनरी को चलाने के लिए हमें 8 चार्ट की जरूरत पड़ती है। जो पहला चार्ट मैंने पिछली एपिसोड में आपको दिया है, यदि आपने लर्न कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। सभी ग्रहों के नाम और उनके सिग्निफिकेटर ये हमें याद करने होते हैं, इसको हम पहला चार्ट कहते हैं। जो जितने भी मनुष्य इस दुनिया में आएंगे उनके घरों का नाम और सिग्निफिकेटर जो कारक ग्रह होते हैं वो वही रहते हैं। पहले घर को हम तन भाव या सेल्फ कहते हैं, कारक ग्रह सूरज है। दूसरे घर को हम धन भाव कहते हैं, वेल्थ हाउस कारक ग्रह गुरु है। तीसरे घर को हम सहज भाव कहते हैं, बोल्डनेस का हाउस है मंगल होता है कारक ग्रह। चौथे घर को सुख स्थान कहते हैं, कंफर्ट हाउस जिसके 2 चंद्र और बुध थे। और 5वें घर को सुत भाव कहते हैं, चिल्ड्रन हाउस, इसका कारक ग्रह गुरु है। 6वें घर को शत्रु स्थान कहते हैं, इसके मंगल और शनि है। मंगल पहले लड़ाई करके थाने लेके जाता है, थाने से केस रजिस्टर्ड होके कोर्ट में आता है तो शनि का रोल हो जाता है। इसी तरह 7वें घर को हम पार्टनरशिप कहते हैं, जिसका सिग्निफिकेटर शुक्र है। 8वें घर को हम मृत्यु स्थान कहते हैं, एज हाउस, इसका कारक ग्रह शनि होता है। 9वां घर जो किस्मत का हाउस होता है या फेट हाउस कहते हैं,
इसके कारक सूरज और गुरु होते हैं। 10वें घर को हम प्रोफेशन हाउस या कर्म स्थान कहते हैं। इसके 2 सूरज ग्रुप के और 2 शनि ग्रुप के होते हैं, एक सूरज और गुरु, शनि और बुध, ये 4 सिग्निफिकेटर होते हैं। 11वें घर को हम इनकम हाउस या आय हाउस कहते हैं, कारक ग्रह गुरु। 12वें घर को हम खर्च स्थान कहते हैं, कारक ग्रह शनि होता है। और ये हमारे सिग्निफिकेटर है। इन घरों के नाम और सिग्निफिकेटर को याद करने के लिए आप सिंपल वे से कर सकते हो। जैसे गुरु सबसे ज्यादा घरों का कारक ग्रह है, इसमें दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां आएंगे। इसी तरह शनि जो नेगेटिव हाउस है हमारे 6, 8, 12 और 10, इसका मालिक है। बाकी ग्रह 1, 1, 2, 2 घरों के सिग्निफिकेटर है। इसको याद करने के लिए ऐसे आप यूज कर सकते हो। ये हमारे हिस्टोलॉजी में 8 चार्टों में पहला चार्ट है, जो हमने पिछले एपिसोड में भी दिया था, आज मैंने फिर रिपीट किया है। दूसरा चार्ट है हमारा बॉडी पार्ट्स। जो हमारी बॉडी होती है वो 12 के 12 घरों में डिवाइड होती है। जिस घर में भी हमारी जो कुंडली में प्रॉब्लम आती है, उसी बॉडी पार्ट की हमें प्रॉब्लम आती है। जैसे पहले घर में हमारा बॉडी पार्ट में सिर होता है, हेड। दूसरे में ENT गला। तीसरे में राइट ईयर, आर्म्स। और चौथे घर में चेस्ट और ब्रेस्ट। 5वें घर में पेट, टमी। 6वें घर में नेवल, नाभि। 7वें घर में हमारे प्राइवेट पार्ट्स। 8वें घर में हमारा लैट्रिन सिस्टम, डिस्पोजल सिस्टम जिसको कहते हैं। 9वें भाव में हमारा थाइज। और 10वें भाव में हमारे नीज जिसे गोडे कहते हैं। 11वें भाव में हमारे लेफ्ट ईयर, आईज, आर्म्स के अलावा लोअर लेग जिसको बोलते हैं वो भी आ जाती है। और 12वें घर में हमारे पैर होते हैं, फीट जिसे कहेंगे। इस तरह हमारी सिर से लेकर पैरों तक 12 के 12 घरों में हमारे बॉडी पार्ट्स डिवाइड होते हैं। इसको जरूर याद से याद कर लेना है, क्योंकि जब हम इसमें रेमेडी करेंगे तो हमारे स्टोन अपने किन अंगों पे कैसे रिजल्ट देंगे, इसको हमने बॉडी पार्ट को यूज करना है। तीसरा चार्ट है हमारा रिलेशनशिप चार्ट। ये 2 भागों में होता है रिलेशनशिप चार्ट, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होते हैं, जो जब बच्चा पैदा होता है सीधे भाई बहन माँ प्यो बनते हैं, उन्हें डायरेक्ट चार्ट कहा गया है। इनडायरेक्ट को हम मैरिज के बाद का चार्ट कहते हैं। ये जो डायरेक्ट चार्ट है उसमें क्या है, पहले घर से हमारा हेड ऑफ द फैमिली आएगा। सेकंड हाउस से हमारा सेकंड पार्टनर आएगा। तीसरे घर से छोटे भाई बहन यानी यंगर ब्रदर जिसको बोलते हैं। चौथे घर से हमारा मदर का घर है। 5वें घर चिल्ड्रन या गुरु या लव फेयर का घर है। 6वां घर हमारा नानके का होता है। 7वां घर हमारा लाइफ पार्टनर का होता है। 8वां घर हमारा ससुराल का होता है। 9वां घर हमारा पिता बचपन का सुख यानी प्रोवाइडिंग फ्रॉम चाइल्डहुड होता है। 10वां घर हमारा पिता का होता है। और 11वां घर हम बड़े भाई बहन एल्डर ब्रदर सिस्टर का होता है। और 12वां घर हमारा शैया सुख बेड कंफर्ट्स का होता है। इस तरह हम डायरेक्ट चार्ट को यदि याद कर ले तो हम इनडायरेक्ट चार्ट जो है बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इनडायरेक्ट चार्ट को आपके लाइफ पार्टनर के घर से शुरू करके उसको करेंगे तो आपके वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप निकल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी माँ का घर होता है चौथा, हमारे पार्टनर की माँ का घर हो जाएगा 7वें से चौथा 10वां बन जाएगा। इसी तरह हमारे पिता का घर 10वां होता है और हमारे पार्टनर का जो पिता जो आपका ससुर बनेगा 7वें से 10वां घर वो कुंडली का चौथा घर बन गया। इस तरह आप इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को बड़ी आसानी से इस रूट को पकड़कर आगे के आगे जितने मर्जी रिश्ते हैं वो निकाल सकते हैं। लेकिन इस आपकी कुंडली से वही पता चलेगा कि उन लोगों से आपके संबंध पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। इसलिए इस चार्ट को आप इनडायरेक्ट चार्ट को भी यूज कर सकते हैं। तीसरा चार्ट हमारे आता है अपना एजुकेशन चार्ट। दूसरे घर से हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है। चौथे घर से हमारी +2 होती है, प्लस एग्रीकल्चर एजुकेशन होती है। 5वें घर से हमारी ऑर्डिनरी BA MA होती है। 8वें घर से हमारा रिसर्च वर्क और PhD होती है। 9वें घर से हमारी टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग मेडिकल होती है। 7वें घर से हमारी सेक्स एजुकेशन होती है जो इंडिया में नहीं है लेकिन फॉरेन में अभी चल रही है। 12वें घर में हमारी जो है फॉरेन एजुकेशन होती है। इस तरह आप
12 के 12 घरों से कौन सी एजुकेशन आएगी, हम ये देख सकते हैं। तीसरा चार्ट है हमारे पास आगे का, रिलीजियस प्लेसेस। ये दो ही होते हैं, अपने घर का मंदिर और बाहर का मंदिर। घर का मंदिर जो होता है वो दूसरा घर होता है, और बाहर का मंदिर जो होता है वो कुंडली का 9वां घर होता है। इसी तरह आप आगे जाके चिल्ड्रन चार्ट को यूज करना है। 5वें घर से पहला बच्चा, 7वें घर से दूसरा बच्चा, यानी एक घर छोड़ के आगे जाएंगे, तीसरा बच्चा 9वें घर से, चौथा बच्चा 11वें घर से, 5वां बच्चा लगन से। इसी तरह 6वां बच्चा करने के लिए फिर आप 5वें से एक घर छोड़ के एक रूट बनाएंगे। आज के युग में इतने बच्चे नहीं होते, लेकिन इस चार्ट को यूज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि कई बार हमारे पास कपल्स आते हैं जिनके 3 मिस कैरेज हुए होते हैं, और चौथे बच्चे के बारे में वो आप बोलते हैं कि हमारा पहला बच्चा है, इसलिए उनसे हिस्ट्री पूछिए कि मिस कैरेज कितने हैं। वो घर जो बच्चा इंसान आ रहा है, आपने कुंडली का उतने बच्चे का सिग्निफिकेटर और राशि का स्वामी बताएगा कि वो बच्चा इस संसार में आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह ये चिल्ड्रन चार्ट को आप यूज करके कर सकते हो। इसी तरह आगे का जो चार्ट है हमारा रेमडियल चार्ट बन जाता है। यदि आपको ये सारे चार्ट आ जाएं तो इनको मिक्सिंग को हम करके अपना रेमडियल चार्ट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुंडली के पहले घर में चीज बचानी हो तो हमारा बॉडी पार्ट, सबसे पहले हमने अपने बॉडी पार्ट को यूज करना है, जिसमें 100% रिजल्ट आएंगे। देन रिलेशनशिप पे जाना है, क्योंकि हमारे ऊपर जो होगा उसका इफेक्ट अधिक होता है। जब हमने कुंडली के किसी ग्रह को पहले घर में बचाना हो तो हमारा बॉडी पार्ट होता है हेड। हेड के अंदर आप माथे पर तिलक लगाओगे तो वो ग्रह की चीज पहुंच जाएगी। लेडीज के लिए बिंदी जो भी है वो यूज कर सकते हैं। जब ये मतलब किसी रिश्ते को देनी हो तो ये हेड ऑफ का फैमिली आएगा तो उसको गिफ्ट दे सकते हैं। इस तरह ये कुंडली हमारी रेमडियल चार्ट में काम करेगी। अब आइए दूसरे घर में चीज बचानी हो तो मैंने बोला था यहाँ गला आता है, गले के ऊपर टीका लगा लो, या घर के मंदिर में कोई चीज स्थापित कर दो, या सेकंड पार्टनर है तो उसको दे दो, या टाइट चेन में जो नग होता है जो आपके फर्स्ट बटन तक आएगा वो सेकंड हाउस में आता है। इस तरह हम ग्रहों का बचाएंगे। अब इसको तीसरे घर में बचाने के लिए आपका बॉडी पार्ट राइट आर्म्स आया था तो दाहिने हाथ में आप स्टोन डाल सकते हो। रिश्ता यहाँ छोटे भाई बहन का आया था उसको गिफ्ट दे सकते हो। ये मोबाइल जो है वो भी आपका तीसरे घर से आता है, उस कलर का मोबाइल का जो ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाते हो उस कलर का चढ़ा लोगे तो वो भी कुंडली के तीसरे घर का काम करेगा। इसी तरह चौथे घर में हमारा बॉडी पार्ट चेस्ट और ब्रेस्ट आया था, लॉन्ग चेन में कोई नग डालेंगे तो वो इस घर में आएगा। टिक्का लगाओगे तो इस घर में आएगा। खड़ा पानी जो होता है वो भी चौथा घर होता है। खड़े पानी में ट्यूबवेल में कुएं में कोई चीज डाल दें तो वो भी कुंडली के चौथे घर में आएगा। यहाँ रिश्ता जो था माँ और ससुर का बना था, मदर को गिफ्ट भी दे सकते हैं और ससुर को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसमें घर की कच्ची जमीन आती है, आपके घर में किसी कच्ची जमीन में कोई चीज अपने घर में दबा दोगे तो वो कुंडली के चौथे घर में काम करेगा। अब है 5वां घर। 5वें घर के अंदर हमारा पेट आता है, नाभि के ऊपर तिलक लगा लें। पंडित को घर बुला के रोटी खिलाएंगे तो कुंडली के 5वें घर में आएगी। जब मंदिर में कोई चीज देंगे तो वो 9वें घर में जाएगी। इसी तरह 5वें घर से आपके लव अफेयर्स आते हैं, अपने लवर्स को उस ग्रह की चीज दे दोगे तो कुंडली के 5वें घर में आएगी। कई बार बच्चों का योग लेने के लिए हमें उस कलर की स्टेशनरी की आइटम गरीब स्कूल में दे देंगे तो वो भी कुंडली के 5वें घर में आती है। अब है छठा घर। छठे घर में को हम ज्योतिष में चलता हुआ पानी को कहा गया है। दरिया में कोई चीज जल प्रवाह करते हैं तो कुंडली के 6वें घर में आती है। जब 6वें घर की जो चीज होती है आप अपने नानकों के घर में कोई कच्ची जमीन में दबा देंगे या कोर्ट कचहरी में चीज दबा देंगे वो भी कुंडली के 6th हाउस में आती है। अब है 7वां घर। 7वें घर से हमारे प्राइवेट पार्ट आते हैं, हमारे ग्रह पवित्र होते हैं, इसलिए इन घरों में इनको नहीं बचाते एक्सेप्ट शुक्र।
और इसके लिए सब्स्टिट्यूट है कि ये जो अंग है बच्चे पैदा करते हैं, किसी खेत को जो रास्ता जाता है, खेतों में फसल उगती है, इसलिए वो वीरान जगह जो खेतों को रास्ता जाता है उसके ऊपर दबाने से ये कुंडली के 7वें घर में आ जाएगी। या अपने लाइफ पार्टनर को कोई गिफ्ट दे देते हैं तो वो भी कुंडली के 7वें घर में आएगी। या उस कलर का आप अंडरवियर यूज कर लोगे तो वो कुंडली के 7वें घर में आती है। अब आगे जाके कुंडली का है 8वां घर। 8वें घर में चीज जो है वो बचाने के लिए शमशान घाट में चीज फेंकी जाती है, लेकिन यहाँ फेंकने से पहले देखना पड़ता है कि यदि वो है आपका केंद्र और त्रिकोण का मालिक है तो उसको 8वें घर में कभी नहीं फेंकना। 6, 8, 12 घरों की चीजें जो हैं वो 8वें घर में डालने से योग कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उन चीजों को कुंडली को देखकर ही 8वें घर में चीज बचानी चाहिए। मरने के बाद आदमी शमशान घाट में जाता है, इसलिए शमशान घाट में फेंकने से उस घर को 8वें घर में चीज पहुंचती है। 9वां घर जो हमारा थाई होता है, अपने थाइस के ऊपर तिलक लगा लोगे, या बाहर का मंदिर होता है, मंदिर में कोई चीज की डोनेशन कर दोगे तो 9वें घर में आती है। पिता को अपने गिफ्ट दे दोगे तो वो भी कुंडली के 9वें घर में चले जाती है। अब है 10वां घर। 10वां घर हमारा बॉडी पार्ट नीज होता है, गोडे। गोडे पे तिलक लगा लोगे तो वो उस घर में जाएगी। अपने पिता को गिफ्ट दे दें या मदर इन लॉ को गिफ्ट दे दें, या ये सरकारी जमीन होती है उसमें चीज दबाने से, या कोई ऐसा लीडर जो आपके घर में आता जाता हो, मित्र हो, पॉलिटिकल बंदे को भी उस घर को कोई गिफ्ट दे देंगे तो वो कुंडली के 10वें घर में जाती है। अब है 11वां घर। 11वां घर हमारा लेफ्ट बाएं बाजू होता है। लेफ्ट हैंड में स्टोन डाल लो तो वो उधर जाएगा, या बड़े भाई को कोई गिफ्ट दे दोगे वो भी उधर जाएगा। बड़ा भाई या बड़ी बहन उसको गिफ्ट देने से ये कुंडली के 11वें घर में जाती है। 12वां घर हम होता है खर्च का, जो लाल किताब में इसका उपाय है वो घर की छत है। घर की छत के ऊपर चीज स्थापित कर दो, या हॉस्पिटल में कोई चीज दबा दो, या उस रिश्ते से जिससे आपकी शादी ना हुई, लव फेयर में कई बार रिलेशन हो जाते हैं, जो भी हमारी वो मतलब बेड कम्फर्ट्स का घर होने की वजह से 12वें घर में उस चीज को बचाया जा सकता है। या हमारे बॉडी पार्ट इसमें पैर आते हैं, पैरों में भी हम कोई चीजें डलवा लें तो वो कुंडली के 12वें घर में आ जाती है। इस तरह 7 चार्ट को मिक्स करके इसको हमने रेमडियल चार्ट बनाया है। जो मैंने 7 चार्ट पहले कराए हैं उसी को मिक्स कर लोगे तो ये रेमडियल चार्ट बड़े आराम से आप कर सकते हो। इस तरह आपकी ज्योतिष की मशीनरी काम करने लग जाती है। इसलिए सिंपल फार्मूला है एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन का कि जिस घर का भी आपने एनालिसिस करना है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्लाइंट है वो क्या पूछ रहा है, कुंडली के किस घर का वो क्वेश्चन है, फिर उस कुंडली के अंदर कौन सा डिजिट पड़ा है वो मालिक बन जाएगा। और सिग्निफिकेटर को आपको रट्टा लगाया हुआ है वो याद रखने हैं। जब भी उस भाव से उस भाव का कारक ग्रह और लॉर्ड अपने से 6, 8, 12 या 6, 8, 12 घरों के स्वामियों के साथ बैठेगा या डायरेक्ट बैठेगा 6, 8, 12 घरों में तो उन वो घरों की प्रॉब्लम देने लग जाता है। इससे अलावा इसकी प्लेसमेंट हो तो कुंडली को वो पॉजिटिव रिजल्ट देती है। इस तरह ये हमारी ज्योतिष की जो मशीनरी है वो काम करती है। उम्मीद है कि आज आपको हमारा एपिसोड ज्योतिष के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। आप ये 3 दिन की क्लासों को ही यूज कर लें तो आप एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत चलने के काबिल हो सकते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से, और यदि हमारे पास आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे चैनल को कांटेक्ट कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9780050013 9888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर।